अब तक हमने देखा रूडियस और उसके साथी 20 लोगों के विलेज में से निकलकर सिटी में चले जाते हैं, जहां रूडियस कुछ लोगों को किडनैपिंग करते हुए देखता है और वो उस बच्चे को बचाने चला जाता है। पर वो देखता है वो टीम पोल की होती है जो कि उस बच्चे को बचा रही होती है, और तब उसे पता चलता है कि दुनिया में और भी लोग गायब हुए हैं, जिसमें से एक उसकी फैमिली भी है। तब पोल रूडियस को उसकी जर्नी में मजे करने के लिए डांटने लगता है और रूडियस भी इस बात से नाराज होकर वापस आ जाता है। और अब आगे तब हमें यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ नॉर्न और पोल देखते हैं उनके आसपास सब कुछ गायब हो चुका होता है और वो लोग कहीं ट्रांसपोर्ट हो चुके होते हैं। तब पोल नॉर्न को लेकर वापस घर जाने लगता है। तब वो घर जाकर देखता है कि उसकी फैमिली वहाँ से गायब हो चुकी होती है। तब वो गायब हुए लोगों और मरने वाले लोगों की लिस्ट पढ़ने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एरिस की फैमिली का सलाहकार मिलता है और हम देखते हैं पॉल एक टीम बनाता है जो कि उन लोगों को रेस्क्यू करती है जो कि टेलीपोर्टेशन की वजह से इधर उधर ट्रांसपोर्ट हो गए हैं। और साथ में पोल अपनी फैमिली को भी ढूंढ रहा होता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा उदास रहने लगता है। पर नॉर्न की वजह से वो अभी भी अपने होशो आवाज में होता है। तब यहाँ गीस पोल से मिलने आता है, जहाँ पोल पूरी तरह से नशे में डूबा होता है। तब गीस कहता है तो क्या तुम कोई ऐसे पर्सन से मिले जो तुम्हें काफी इंटरेस्टिंग लगा हो? तब पोल कोई रिएक्शन नहीं देता। आखिरकार तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? मैंने कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं देखा। आखिरकार क्या हुआ है? तब पॉल उसे सारी बात बताता है। तुम मुझसे कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं लगा रहे हो। मैं ये कह सकता हूँ कि रूडियस बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, क्योंकि वो बिना मंत्रों के स्पेल्स को कास्ट कर सकता है। पर रूडियस अभी भी 11 साल का छोटा बच्चा है। अब तुम बताओ, इस एज में तुम क्या करते थे? आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? तो तुम मुझे ये बताओ, अगर इस एज में तुम डीमन कॉन्टिनेंट में फंसे होते तो क्या तुम बच पाते? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो गीस। वैसे भी उसके साथ एक सुपर बॉडीगार्ड है। अगर किसी के पास भी ऐसा बॉडीगार्ड होता तो वो बहुत आसानी से डीमन कॉन्टिनेंट को पार कर लेता। ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे प्रूफ हो गया कि वो एक जीनियस है। तो क्या हमें जीनियस से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए? तुम हमेशा चीजों को उल्टा ही समझते हो। और मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम कभी डीमन कॉन्टिनेंट में गए हो? तुम डीमन कॉन्टिनेंट को कुछ ज्यादा हल्के में ले रहे हो। तुम्हारे जैसा सेंटिनल कॉन्टिनेंट का आदमी तो जानता ही नहीं होगा कि वो कैसी जगह है। वहाँ पर सिर्फ खाली मैदान है। दिन में वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी और रात को बहुत ज्यादा ठंड होती है। और अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें मॉन्स्टर्स को मारना होगा। वहाँ पर तो पानी भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर कभी बारिश ही नहीं होती। और वहाँ के मॉन्स्टर्स तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ह्यूमन तो उसके सामने टिक भी नहीं पाते। तुम्हारा बेटा एक अननोन लैंड पर था। ये उसका पहला एडवेंचर था और ऊपर से उसके पास एक ऐसा सुपर था जिससे उसे हमेशा डर ही रहता था कि कहीं वो उसके खिलाफ ना हो जाए। और सबसे जरूरी बात, उसे एक लड़की को बचाना था। पर फिर भी रूडियस ने ये सब कुछ बहुत अच्छे से किया। आखिरकार तुम एक बच्चे से और उम्मीद भी क्या कर सकते हो? वो अब इससे ज्यादा करेगा ही क्या? तो आखिरकार वो अपनी कहानी सुनाते हुए इतना खुश क्यों लग रहा था? क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र थी। उसे लगा कि अगर तुम उसके बारे में जानोगे तो तुम उसकी चिंता करोगे। और यहाँ देखो पॉल, तुम एक होपलेस फादर हो। तुमने सही कहा। मैं इस टाइम बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, जो कि सब कुछ सहने के लिए दारू पी रहा है। तुमने सही कहा। तुम सच में बहुत बेकार हो। मुझे तो उस लड़के की फिक्र हो रही है कि उसने इतनी मुश्किल जर्नी कंप्लीट की है और आखिर में अपने फादर से मिला है। पर उसका फादर इस टाइम पूरा होपलेस है, जो कि उसे समझ भी नहीं सकता। तो अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलता। मुझे जरा ये बताओ पॉल, तुम आखिरकार उसे देखकर खुश क्यों नहीं हुए? क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं हुई कि वो बिल्कुल ठीक है, या फिर तुम ये सोच रहे थे कि वो अब तक मर चुका होगा? अब जब तुम्हें होश आए तो इसके बारे में ध्यान से सोचना। और वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ पोल घर वापिस आ जाता है और रूडियस को याद करने लगता है। और तभी उसे रूडियस मरता हुआ दिखाई देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है और खुद को होश में लाने की कोशिश करने लगता है। तब यहाँ अगले दिन पॉल रूडियस से मिलने चला जाता है और तब एरिस रूडियस को मारने के लिए पॉल को डांटने लगती है। पर रुचर्ड आकर एरिस को ले जाता है और पॉल को रूडियस से बात करने के लिए कहता है। और यहाँ हम देखते हैं वो लोग अभी भी एक दूसरे को देख नहीं रहे होते। तब पॉल रुचर्ड के बारे में पूछता है तो रूडियस उसे उसकी सच्चाई बताता है और कहता है, क्या आप इससे डर नहीं रहे हो? आखिरकार मैं उससे क्यों डरूंगा? उसने तो मेरी बेटी की जान बचाई है। तब रूडियस पॉल से उसके वहाँ आने का कारण पूछता है। तब पॉल रूडियस से माफी मांगने लगता है। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सच में इस चीज को एक गेम की तरह ही मान रहा था। तो आपका तो गुस्सा करना बनता ही था, तो इसलिए मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, तुमने सच में बहुत मेहनत की है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए तो ये सब कुछ बहुत आसान था। तब रूडियस पॉल के मैसेज के बारे में पूछता है और तब पॉल उसके मैसेज के बारे में उसे सब कुछ बताता है और उससे उसकी आगे की जर्नी के बारे में पूछता है। अब मेरा बस एक ही मिशन है कि मैं एरिस को उसके घर पहुंचाऊंगा।
वैसे मैं तुम्हें बता दूं रूडियस, वहाँ इस टाइम कुछ नहीं बचा है और मेरे हिसाब से एरिस की फैमिली में से भी कोई वहाँ पर नहीं है। पर फिर भी हम वहाँ जाएंगे और उसके बाद मैं मदर लिलिया और आयशा को ढूंढने की कोशिश करूंगा। और तब वो दोनों शांत हो जाते हैं और रूडियस वहाँ से जाने लगता है। तब शॉप का ओनर रूडियस को उसके फादर की तरफ देखने के लिए कहता है और तब वो देखता है पॉल बहुत ज्यादा उदास होता है। तब रूडियस सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैंने ऐसा फेस पहले भी देखा है। रुको जरा, अब मुझे याद आया, मैंने ऐसा चेहरा मिरर में देखा है। मैंने ऐसा चेहरा तब देखा था जब मैंने बाहर जाना बंद कर दिया था। और तब हमें रूडियस का पिछला जन्म दिखाया जाता है जहाँ वो अपने दोस्त के साथ वीडियो गेम खेल रहा होता है और उसका दोस्त उसके हमेशा घर रहने की वजह से उसकी जैसी जिंदगी पाने की तमन्ना कर रहा होता है, जिससे रूडियस को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है क्या तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है और मैं क्यों यहाँ पर बंद हूँ? और वो तब उसे बहुत बुरी तरह मारता है। तब रूडियस हमें बताता है उस टाइम मुझे ऐसा लगा जैसे कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं है कि मैं कितना डिप्रेस्ड हूँ। आखिरकार वो मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। पर जब मेरा गुस्सा शांत हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने ज्यादा रिएक्ट कर दिया था और मुझे ये भी एहसास हुआ कि वो हमेशा अपने तरीके से मुझे चीयर करने की कोशिश करता रहता था। तब मैंने डिसाइड किया कि जब वो वापस आएगा तो मैं उससे माफी मांग लूंगा। पर वो कभी वापस ही नहीं आया और ना ही मैं उससे कभी मिलने गया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ईगो में था। पर यहाँ पॉल मुझसे मिलने आया और उसने तो मेरे से माफी भी मांगी। तब रूडियस पॉल को उनकी लड़ाई को भूलने के लिए कहता है और दोबारा उसे फादर सन की तरह मिलने के लिए कहता है जैसे कि वो अभी अभी मिले हों। और तब वो पॉल को अपने सामने बाहें खोलकर बैठने के लिए कहता है और उसके गले लग जाता है और कहता है मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया फादर, तो क्या आपके पास अपने बेटे को कहने के लिए कुछ नहीं है? मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया रूडी। और जोर जोर से रोने लगता है। मैं किसी को भी ढूंढ नहीं पा रहा था और मुझे लगा कि तुम मर चुके हो और जब मैंने तुम्हें देखा तब मुझे तुम पर गुस्सा आ गया। प्लीज मुझे माफ कर दो रूडी कि मैंने इस तरह एक्ट किया। और तब वो दोनों कुछ देर के लिए रोने लगते हैं और तब वो दोनों रूडियस के रूम में जाकर हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एरिस आ जाती है और रूडियस देखता है कि उसकी आंख पर चोट लगी है। तब हमें पता चलता है कि उसे वो चोट रूजर्ट ने दी होती है क्योंकि वो उसकी बात नहीं मान रही होती। तब रूडियस उसे बताता है कि उसके और उसके फादर के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है और एरिस अभी भी गुस्सा कर रही होती है। तब रूडियस उसे प्यार से समझाता है और पॉल सबसे माफी मांगता है। तब रूडियस एरिस को ठीक कर देता है और डेड एंड की दूसरी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए कहता है। तब एरिस कहती है अभी हमने कल ही तो मीटिंग की थी। अब सब कुछ चेंज हो गया है क्योंकि फादर की वजह से अब हमें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है और हमें इतने पैसे दे दिए हैं कि हम सेंट्रल कॉन्टिनेंट पर आसानी से पहुँच जाएंगे। पर मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि शायद अब हमारा घर एग्जिस्ट न करता हो। शायद फिलिप और तुम्हारे ग्रैंडफादर मिसिंग हो और ये भी पॉसिबल है कि कोई भी जिंदा ना हो। जरा ध्यान से सुनो रूडियस, मैं इन सब के लिए तैयार हूँ। तो अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? तब रूचर्ड कहता है पर क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो? क्योंकि अगर तुम यहाँ से गए तो तुम अपने फादर को कभी नहीं देख पाओगे। मेरी एक फैमिली है जिन्हें मैं कभी नहीं देख पाऊंगा अगर मैंने उन्हें ढूंढा नहीं, तो इसलिए मैं उन्हें ढूंढना चाहता हूँ। और तब अगले दिन वो लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं नॉर्म अभी भी रूडियस से मिल नहीं रही होती। तब रूडियस उसे बाद में मिलने के लिए कहता है पर नॉर्म मना कर देती है। तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और पॉल की टीम को रूचर्ड का स्टैचू दे जाते हैं। तब गीस कहता है तो तुमने अपने लड़के को गुड बाय कह ही दी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है तो इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। पर आखिरकार तुम जा कहाँ रहे हो? मैंने इस टाइम ग्रेट फॉरेस्ट चेक कर लिया है तो इसलिए मैं अब बेगरेट जा रहा हूँ क्योंकि अभी तक कोई भी वहाँ पर तुम्हारी फैमिली को ढूंढने नहीं गया। और तब वो वहाँ से चला जाता है और तब पॉल अपनी टीम की भी एक मीटिंग बुलाने के लिए कहता है। तब यहाँ रूडियस और उसके साथी अपनी जर्नी के मजे ले रहे होते हैं और तब हम देखते हैं रास्ते में रूचर्ड से लड़ने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं और रूचर्ड उन सभी को हरा देता है। तब रूडियस अपने प्लान के अकॉर्डिंगली उन्हें रूचर्ड की सच्चाई बताता है और एक मूर्ति देता है। तब वो लोग फिर से शिप पे चले जाते हैं और इस बार रूडियस और एरिस दोनों की तबीयत खराब हो जाती है जिसकी वजह से रूडियस हीलिंग स्पेल यूज भी नहीं कर पा रहा होता। और हम देखते हैं रूडियस के फादर की वजह से इस बार रूचर्ड भी उनके साथ शिप में ट्रेवल कर रहा होता है। तो रूडियस सेंट्रल कॉन्टिनेंट की तारीफ करने लगता है और वहाँ जाने के बारे में सोचने लगता है और हमें बताता है इस टाइम जेनिथ, लिलिया, आयशा और सिल्प भी सिल्फी के बारे में भी कुछ नहीं पता है और क्या पता कि गिलेन भी जिंदा होगी या नहीं। पर अब ये सारी चीजें हमें घर जाकर ही पता लगेंगी और हम सबसे पहले शिरोन किंगडम जाएंगे जहाँ मैं कम से कम रॉक्सी से तो मिल पाऊंगा। तब हम यहाँ देखते हैं रॉक्सी उस सिटी में पहुँच जाती है जहाँ पर रूडियस और उसके साथी सबसे पहले गए थे और वहाँ उसे अपना पुराना दोस्त नोकुपारा मिलता है और वो वही होता है जिससे रूडियस और उसके दोस्तों को तंग किया होता है। और तब वो दोनों अपने पुराने दिनों के बारे में बात करने लगते
हैं तो नोकुपारा कहता है, तुम अब बदल गई हो रॉक्सी। पहले तुम बच्चों की तरह एक्ट करती थी, पर अब तुम मैच्योर हो गई हो। तो रॉक्सी इसे सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, तुम अभी भी नहीं बदले हो, बस थोड़े से बूढ़े नजर आ रहे हो। तो क्या तुम अभी भी पैसे कमाने के लिए नए एडवेंचर्स को तंग करते हो? ऐसी बात नहीं है, मैं बस उन्हें सिखा रहा हूँ कि एडवेंचर बनना कितना मुश्किल हो सकता है। पर मैं पिछले 2 सालों से बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ। आखिर का ऐसा क्या हुआ? डेड एंड नाम की एक एडवेंचर टीम ने मुझे पकड़ लिया था और उन्होंने मुझे इतना डराया कि अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर इसे छोड़ो, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। तब हम देखते हैं रॉक्सी डेड एंड का नाम सुनकर डरने लगती है। वैसे रॉक्सी, तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम अपने पेरेंट्स से मिली? मैं उनसे नहीं मिल सकती क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई भी मुझे देखकर खुश होगा। तुम सच में मैच्योर नहीं हुई हो, तुम्हें कुछ भी एहसास नहीं है। मेरी अब शादी हो चुकी है और मेरे बच्चे भी हैं और हम चाहे जितनी मर्जी बार लड़ते हों, पर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम टेलीपैथी यूज कर सकती हो या नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स फिर भी तुमसे प्यार करेंगे। तब रॉक्सी नोकुपारा की बात मानकर अगले दिन अपने पेरेंट्स से मिलने चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि विलेज पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तब उसे वहाँ पर कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि टेलीपैथी को यूज करके उससे बात करने की कोशिश करने लगते हैं। पर हम देखते हैं रॉक्सी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिससे वो उसे बहुत अजीब तरीके से देखने लगते हैं। तो रॉक्सी सोचती है, ये लोग तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैं आउटसाइडर हूँ, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे हमेशा ऐसे ही देखा गया है और इसी वजह से मुझे इस विलेज से नफरत है और मैं यहाँ पर वापस नहीं आना चाहती थी। और तब वो वहाँ जाती है जहाँ पर वो बचपन में खेला करती थी और अपने बचपन को याद करके खुश होने लगती है। तभी वहाँ पर एक बच्चे को चोट लग जाती है और वो उसे ठीक कर देती है। तब वो बच्चे टेलीपैथी के जरिए रॉक्सी से बात करने लगते हैं, पर रॉक्सी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और रॉक्सी इस चीज से परेशान होकर वहाँ से भाग जाती है। और तब वो अपने घर पर चली जाती है, जहाँ उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब उसके फादर कहते हैं, हमने बहुत से ट्रैवलर से तुम्हारी कहानी सुनी है, तो अब जब तुम यहाँ पर आई गई हो तो क्या तुम हमें अपनी स्टोरीज नहीं बताओगी? पर हम देखते हैं रॉक्सी कुछ नहीं कहती है। तब उसके पेरेंट्स उसे वहीं रुकने के लिए कहते हैं और खुद टेलीपैथी से एक दूसरे से बात करने लगते हैं, जिससे रॉक्सी को थोड़ा अजीब लग रहा होता है और वो वहाँ से जाने की बात करती है। तब उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, पर उसकी माँ नहीं मानती। तब उसके फादर कहते हैं, तो हमें कम से कम ये तो बता दो कि आखिरकार तुम हमसे मिलने कब आओगी? मुझे नहीं पता, शायद मैं कभी ना आऊँ। तो रॉक्सी की माँ उसे 20 साल में एक बार मिलने के लिए कहती है। मैं इसके बारे में सोचूंगी, शायद मैं 50 साल में एक बार मिलने आ जाऊँ। तब रॉक्सी की माँ उससे प्रॉमिस लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। तब रॉक्सी देखती है कि उसके पेरेंट्स ने अभी भी उसके बचपन के खिलौनों को संभाल कर रखा होता है। और तब हमें रॉक्सी के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ रॉक्सी अपने दोस्तों के साथ खेलने जाती है और तब उसे पता चलता है कि वो किसी के भी साथ टेलीपैथी से बात नहीं कर पा रही है और कोई भी उसके साथ लफ्जों से बात नहीं कर रहा, जिससे कि वो रोने लगती है। और वो हमें बताती है, जब से मेरे पेरेंट्स को इसके बारे में पता लगा तब से उनका दिल टूट गया। पर चाहे मैं उस टाइम बच्ची थी, पर तब मुझे एहसास हो गया कि ये सब कुछ मेरी वजह से है। सभी ने मुझे अपने आप से दूर कर दिया क्योंकि मैं टेलीपैथी यूज नहीं कर सकती थी और इसी वजह से मैं घर से भाग गई, क्योंकि मुझे यकीन था कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो ये लोग खुश हो जाएंगे, और यही मुझे लगा था। और आज मेरी माँ मेरे लिए रो रही है। और तब रॉक्सी की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं और तब वो अपनी माँ को गले लगाकर माफी मांगने लगती है। तो रॉक्सी के फादर भी उसे गले लगा लेते हैं और रॉक्सी भी माफी मांगने लगती है और सोचती है, मुझे आज पहली बार एहसास हुआ कि असलियत में लव्स मैटर नहीं करते हैं बल्कि फीलिंग्स मैटर करती हैं। तो रॉक्सी वहीं सो जाती है और अगले दिन उसे होश आता है। तब उसके फादर कहते हैं, क्या तुम यहाँ से जा रही हो? मुझे माफ कर देना, पर मुझे यहाँ से जाना ही होगा क्योंकि मैं अपने एक स्टूडेंट को ढूंढ रही हूँ। रुको जरा, मुझे याद आया 2 साल पहले एक लड़का यहाँ पर आया था जो कि खुद को तुम्हारा स्टूडेंट बता रहा था और उसका नाम रूडियस था। जिसे सुनकर रॉक्सी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तब उसके फादर एरिस और रुचर्ड के बारे में भी उसे बताते हैं और रॉक्सी ये सुनकर बेहोश हो जाती है। तब अगले दिन रॉक्सी वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। तब रॉक्सी की माँ रॉक्सी को रूडियस को यहाँ वापस लाने के लिए कहती है, पर उसके फादर इस बात के लिए मना कर देते हैं और तब वो दोनों ही हंसने लगती हैं। तब रॉक्सी सोचती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रूडियस एक सुपर के साथ है, पर अगर ये बात सच है तो वो जो लोग खुद को डेड एंड कह रहे थे वो पक्का रूडियस और उसके साथी होंगे। अब मुझे सारी चीजें समझ आ रही हैं। मैं तो बस यही सोच रही थी कि कौन वो पागल है जिसने अपना नाम डेड एंड रखा है, क्या उसे किसी बात का डर नहीं है। पर मैं भूल गई थी हम रूडियस की बात कर रहे हैं और वो कुछ करने से पहले बिल्कुल नहीं डरता है। तब रॉक्सी कमरे में पहुंच जाती है, जहां वो एलिना को फिर से कुछ लड़कों के साथ देखती है और अपने
मैजिक से उन सभी को बाहर फेंक देती है और तब वो अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। तब टैलेंट कहता है, आखिरकार अब हम कहाँ जा रहे हैं? चलो डीमन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में चले। हमें अभी जेनिथ, लिलिया और आयशा के बारे में भी पता लगाना है। क्या तुम अपने स्टूडेंट से नहीं मिलोगी? इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो बिल्कुल सेफ होगा और हम एक दिन जरूर मिलेंगे। तो चलो फिर बाकी कंट्रीज को चेक किया जाए। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।